लास्ट वीक बच्चों हमने 12th चैप्टर स्टार्ट किया था अबाउट इंटरनेशनल रिसोर्स मूवमेंट्स एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। इसमें हमने ये कि बिफोर दिस चैप्टर हमने ओनली कम्युनिटी और गुड्स ट्रेड्स के बारे में पढ़ा था और हमने रिसोर्स मूवमेंट ही एज्यूम की हुई थी कि देयर इज नो इंटरनेशनल रिसोर्स मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम कैपिटल फ्लो, लेबर माइग्रेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल रिसोर्स मूवमेंट और कैपिटल फ्लोज में हमने ये पढ़ा था कि देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट या रिसोर्स मूवमेंट में जो मेनली हम पढ़ते हैं वो क्या है कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। Portfolio investment was purely financial investment, while that direct investment are the real investment of one country investor in another country. उसके बाद जो टॉपिक है इसमें वो था मोटिव्स फॉर इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज। इंटरनेशनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो या डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, दोनों सूरतों में कैपिटल फाइनेंशियल कैपिटल हो या रियल कैपिटल हो, इट मूव फ्रॉम वन कंट्री टू एन अदर कंट्री। तो इसमें क्या है कि इसकी रीजंस क्या है, मोटिव्स क्या है, व्हाई कैपिटल विल फ्लो फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, कैपिटल सिर्फ इस सूरत में मूव फ्रॉम या विल फ्लो फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री टू अर्न द हायर रिटर्न्स अब्रॉड। अगर आपको हायर रिटर्न्स, हायर प्रॉफिट दूसरे कंट्री से नहीं मिलना तो जाहिर है कैपिटल क्यों फ्लो करेगा टू अनदर कंट्री। टू डाइवर्सिफाई द रिस्क is another reason. Then our topic is welfare effect of international capital flows. Effects on investing and host country, other effects on the investing and host country, and conclusion. अभी तक इस इतना हमने ये देखा था, इसमें जो हमने पढ़ा था उसमें हमारा कंक्लूजन क्या था कि बेसिक मोटिव फॉर इंटरनेशनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स आर यील्ड मैक्सिमाइजेशन एंड रिस्क diversification. The latter is also required two-way capital movement. Direct foreign investment require additional explanation. कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का पर्पस सिर्फ यही है कि आपको हायर यील्ड, हायर रिटर्न मिलेंगे, और इसके अलावा दूसरा पर्पस जो है वो है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, कि आप सारी इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पे अपनी नहीं रखना चाहते। लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कुछ और रीजन भी हैं। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, आप एब्रॉड कोई यूनिक प्रोडक्शन नॉलेज है, कोई मैनेजरियल स्किल है, उसको गेन करने के लिए टू गेन कंट्रोल ओवर द फॉरेन सोर्स आर नीडेड रॉ मटेरियल, इसको वर्टिकल इंटीग्रेशन कहेंगे। टू अवॉइड द इम्पोर्ट टैरिफ, टू एंटर अ फॉरेन मार्केट, to acquire a foreign firm in order to avoid future competition. या unique ability of financing. इसके लिए explanation, ये diagram हमने आज करनी है। We assume there are only two nations in the world, nation 1 and nation 2. Total capital in the world, in this two nation world, is O to O dash, which is presented on x-axis. And there are two y-axis. On left side, we are presenting nation 1, value of marginal product of capital in nation 1. On right side, on y-axis, we are presenting value of marginal product of capital in nation 2. This blue line is presenting downward sloping from right to left is value of marginal productivity of capital in nation 2, and it is the value of marginal productivity of capital in nation 1. O dash is total capital. From this total capital, OA belongs to nation 1 and O dash A belongs to nation 2. अब आप assume करें there is no international flow of capital, and in this given situation, when nation 1 use all its capital at home, in this situation, its value of marginal productivity of capital per unit will be equal to OC, and total productivity of this nation will be equal to O F G A। इस टोटल O F G A में से
OAGC will goes to the capital owner in nation 1, while O dash AMH in nation 2 goes to the capital owner to nation 2. Total output, total productivity of nation 2 is equal to O dash AMJ, and total output of nation 1 is equal to OAGF. ये सारी सिचुएशन जो है ये क्या है, बिफोर द फ्री फ्लो ऑफ capital between two nations. Now assume that these nations allow the capital to move freely from one nation to another nation. In this situation आप देख रहे हैं कि पर यूनिट अर्निंग इन नेशन 1 जहाँ पे कैपिटल की अमाउंट ज़्यादा क्या है सिर्फ ओ से, जबकि नेशन 2 जहाँ पे कैपिटल की अमाउंट काफ़ी कम है ओनली ओ डैश ए है, इस नेशन में पर यूनिट अर्निंग ऑफ कैपिटल ओ एच है, ओ डैश एच है. अब अगर इस नेशन 2 में कैपिटल की अर्निंग पर यूनिट ज़्यादा है तो कैपिटल विल फ्लो फ्रॉम नेशन 1 टू नेशन 2, और ये फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक इस नेशन 1 में जहाँ से कैपिटल की सप्लाई अब कम होकर उस नेशन में बढ़ रही है, तो इस नेशन में सप्लाई कम होने से कैपिटल की अर्निंग बढ़ना शुरू हो जाएंगी, जबकि इस नेशन में कैपिटल के फ्लो आने की वजह से कैपिटल की पर यूनिट अर्निंग कम होना शुरू हो जाएगी. और ये फ्लो तब तक रहेगा जब तक दोनों नेशन में पर यूनिट अर्निंग ऑफ कैपिटल इक्वल नहीं हो जाती एट पॉइंट ई. इस सिचुएशन में नेशन 2 में per unit earning of capital will be O dash T and per unit earning in nation 1 will be ON. Now OB capital is implied by nation 1 and O dash B is implied by nation 2. After this movement and new equilibrium, now nation 1 total earning will be equal to OBEF, और इस टोटल अर्निंग में से ONEB will goes to the capital. अब इस नेशन में आपने देखा है कि कैपिटल की अमाउंट पहले बहुत ज़्यादा थी और फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल के बाद कैपिटल की अर्निंग इंक्रीज हुई है, जबकि रिमेनिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अर्निंग्स जो कि पहले FCG थी वो अब कम होकर सिर्फ FNE रह गई है, जो कि लेबर होंगे या अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे. इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो लेबर यूनियन है वो अगेंस्ट होती हैं कैपिटल की फ्री फ्लो के, कि कैपिटल अगर विल मूव आउट ऑफ द कंट्री देन द अर्निंग ऑफ द कैपिटल विल इंक्रीज एंड द अर्निंग ऑफ द लेबर्स विल डिक्रीज. अब वो नेशन जिसमें कैपिटल कम था, अज्यूम करें जैसे कोई डेवलपिंग नेशन थी, तो आफ्टर द मूवमेंट ऑफ कैपिटल आप देखें कि पर यूनिट अर्निंग ओ डैश एच से कम होकर ओ डैश टी रह गई है और ओवरऑल अर्निंग जो सी थी ओ डैश ए एम जे से बढ़ के ओ डैश बी ई और जे हो गई. इस ओवरऑल अर्निंग में से ये नेशन जो सी है अमाउंट बी ए आर ई ये सब का सब ये पे करेगी नेशन 1 को, क्योंकि कैपिटल ओरिजिनली इस नेशन से आ रहा है तो उसकी पेमेंट वापस जाएगी नेशन 1 को. जबकि ये इसके ओवरऑल अर्निंग जो वर्ल्ड अर्निंग में इंक्रीज आया है जो कि पहले किसी भी एरिया में शामिल नहीं था बिफोर द मूवमेंट, विच इज इक्वल टू EGM. इस टोटल वेलफेयर गेन में से EGR will goes to nation 1 and ERM will goes to nation 2. In nation 2, earning of the factors of production other than the capital will increase from JMH to JMRT, और इसमें ये जो लाइट ब्लू एरिया ये भी ऐड हो जाएगा. सो हमारा कंक्लूजन क्या है कि इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज इंक्रीज द एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इंटरनेशनली एंड इंक्रीज द वर्ल्ड आउटपुट विच विल बी इक्वल टू GEM. GEM GRE प्लस REM, ये GEM है और विच इज इक्वल टू GRE एंड REM. एंड वेलफेयर नेशन 1 हायर रिटर्न्स GRE while nation 2 higher returns are ERM. There are some other effects on the investing and the host country of free flow of the capital is redistribution of domestic income from labor to the capital. वो नेशन जिसमें कैपिटल की क्वांटिटी ज़्यादा थी और कैपिटल उधर से फ्लो आउट किया है, उस नेशन में इनकम विल बी डिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम लेबर टू कैपिटल. कैपिटल की पर यूनिट अर्निंग जो सी विल इंक्रीज. द इफेक्ट ऑफ पेमेंट्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड द होस्ट कंट्री. इसके अलावा पेमेंट इफेक्ट जो से कि इन बिगिनिंग कैपिटल फ्लो करेगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसके जिस कंट्री की तरफ फ्लो कर रहा है उसके सरप्लस में और जिस कंट्री से कैपिटल मूव आउट कर रहा है उसके डेफिसिट में शो होगा. आफ्टर सम टाइम जब प्रॉफिट अर्न होकर वापस उस कंट्री में आएगा तो इसके अपोजिट शो किया जाएगा. The initial capital transfer and increased expenditures abroad of the investing countries are likely to be mitigated by increased exports of capital goods, spare parts and other products of investing countries.
the initial capital transfer and the increased expenditure abroad, जो इन्वेस्टिंग कंट्री है उसके बिगिनिंग में कैपिटल ट्रांसफ़र इंक्रीज होगी और दूसरे कंट्री की तरफ उसकी कैपिटल का आउटफ्लो ज़्यादा शो होगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ द टाइम जब उस कंट्री की एक्सपोर्ट्स इंक्रीज तो होंगी स्पेयर पार्ट्स की, कैपिटल गुड्स की, तो ये जो नेचुरल इफेक्ट है ये मिटिगेट में होना कि उसका असर जो सा कम हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। डिफरेंट रेट्स टैक्सेशन एंड द फॉरेन अर्निंग्स इन इन्वेस्टिंग एंड द होस्ट कंट्री, दोनों कंट्रीज जो होते हैं इन्वेस्टिंग कंट्री और होस्ट कंट्री में नॉर्मली यूजुअली ये ज़रूरी नहीं कि उनमें टैक्स रेट सेम हो। अगर उनमें टैक्स रेट सेम होते हैं डिफरेंट होते हैं तो सम टाइम जो होस्ट कंट्री है वो टैक्स ज़्यादा अर्न कर लेता है, जबकि ओरिजिनल कंट्री जो इन्वेस्टिंग होता है मे बी तो उसकी टैक्स अर्निंग डिक्रीज हो जाए। द इफेक्ट ऑफ द ट्रेड वॉल्यूम एंड द टर्म्स ऑफ ट्रेड इन बोथ इन्वेस्टिंग एंड द होस्ट कंट्री, वो प्रोडक्शन जो कि आप पहले अपने कंट्री में कर रहे थे प्रोडक्शन है तो आप कैपिटल आपका फ्लो कर गया और आप दूसरे कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो चीज़ आप वहीं पे सेल कर रहे हैं तो ये चीज़ आपके ट्रेड वॉल्यूम में से निकल जाएगी। और दूसरा कंट्री जो कि पहले वो चीज़ उसकी इंपोर्ट्स भी शामिल थी, अब वहीं पे प्रोड्यूस अगर हो रही है और सेल हो रही है तो उसकी वो इंपोर्ट्स में से ऐड नहीं होगी। तो इट विल इफेक्ट द ट्रेड वॉल्यूम एंड द टर्म्स ऑफ ट्रेड इन बोथ इन्वेस्टिंग एंड होस्ट कंट्री। एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड हम पीछे पढ़ चुके हैं। Ratio of price of export to price of import of a nation is called its terms of trade. International capital transfers increase the national income of both investing and the host country, but in the investing nation, the relative share going to capital rises and the share going to labor falls, while the opposite occur in the host nation, which is receiving the capital. वो nation जो capital invest कर रही है उसमें share of capital increase होता है जबकि share of लेबर डिक्रीज होगा, जबकि वो नेशन जो कैपिटल रिसीव कर रही है उसमें इससे अपोजिट होगा, कैपिटल का शेयर विद द पैसेज ऑफ टाइम पर यूनिट डिक्रीज होगा और अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या लेबर का इंक्रीज होगा। Thus, the level of employment decrease in investing nation and it increase in the host nation. In the short run, the balance of payment tend to worsen in the investing nation and improve in the host nation. इन सब पॉइंट्स को आपको सेपरेट कर लेना चाहिए, यहाँ पे एक पैराग्राफ की शक्ल में लिखे हुए हैं, आपकी बुक में भी ये होंगे कि what may be the effects of the initial effects of the transfer of the capital, जिसमें ये है कि इन द शॉर्ट रन आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट इन्वेस्टिंग कंट्री का वर्सन होगा क्योंकि उसका कैपिटल आउटफ्लो कर रहा है और होस्ट नेशन जो सी है उसका इम्प्रूव होगा। In the long run, the balance of payment effect of foreign investment on the investing and host countries are less clear cut, क्योंकि with the passage of time जो earned profit है वो कुछ host country में रह जाता है, कुछ investing countries में वापस चला जाता है। तो इस सिचुएशन में इन द लॉन्ग रन आप ये इफेक्ट जो उनसे क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते। Nations with high corporate taxes rates encourage investments abroad and thereby lose tax revenues. The terms of trade are also likely to be affected by the foreign investment. वो कंट्रीज जिनमें टैक्स रेट बहुत हायर हों उनमें मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या इन्वेस्टर्स टैक्स को बचाने के लिए दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उनको टैक्स कम देना पड़े। इस तरह जो इन्वेस्टिंग कंट्री है उसका अपना टैक्स रेवेन्यू डिक्रीज हो जाता है। ये हमारा टॉपिक आज का इतना ही है। इसमें से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कैपिटल फ्लोज के बारे में, रिसोर्स मूवमेंट के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। इसको हमने कल स्टार्ट अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम बच्चों। एनी क्वेश्चन? मैम ये टॉपिक पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा? पोर्टल पे मेरा आपको मैंने पहले लिंक्स भेजे थे, आप ये कहना चाह रही हैं कि आपको इसका मैं लिंक दे दूं? जी मैम व्हाट्सएप पे प्लीज, व्हाट्सएप ग्रुप। चले बच्चे मैं देखती हूँ, अभी तो मैंने ज़रा कि अपलोड करूँगी तो ही लिंक बनेगा ना, तो मैं भेज दूँगी आपको विद। वैसे ही आपकी बुक ओके में मैम। 12th चैप्टर है। बच्चों इस टॉपिक को देखने के अलावा कल आपकी क्लासेस हैं, आपने मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के बारे में कुछ ना कुछ हर बच्चा पढ़ के आए। कल जिन बच्चों की क्लास में पार्टिसिपेशन नहीं होगी या वो ये बताएंगे नहीं कि वो क्या देख के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं, उनकी मैंने कल अटेंडेंस नहीं लगाई। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।